Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we will be discussing about three major articles. The first article is related to Manrega scheme, MG Narega you can say, and second article is related to disqualification of MP and MLA, and third article mein we will be talking about comprehensive economic partnership. So let's try to understand the first article. पहले आर्टिकल में यू हैव टू अंडरस्टैंड लास्ट 5 years में जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, इसके अंडर जो लोगों को बेनिफिट मिल रहा था उसमें कमी देखने को मिली है। एक टाइम पे लगभग 7.5 करोड़ लोगों को इससे बेनिफिट मिलता था, फैमिलीज को। नाउ दिस नंबर हैज रिड्यूस टू ऑलमोस्ट 5.6 करोड़ के आसपास आ गया, 5.79 करोड़। एंड जो बजटरी एलोकेशन है वो भी आपका कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन कर रहा है। तो यहां पर इसी आर्टिकल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट थिंग, हमें बेसिक इस कानून के बारे में समझना होगा। मनरेगा एक्ट या एमजी नरेगा एक्ट जो आया था वो 2005 में आया था और इंश्योर करता था रूरल एम्प्लॉयमेंट को। मतलब 100 डेज का वर्क मिलेगा एक पर्सन को जो कि अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्क रहेगा, जैसे मिस्त्री का काम और बाकी जो लेबर वगैरह का काम होता है उस तरह का काम मिलेगा। अब यहां पर अनस्किल्ड मैनुअल वर्क था और जहां पर हम डिमांड ड्रिवन ये एक अप्रोच लेके आए थे कि भाई आप अपना नाम एनरोल कीजिए और उसके बाद आपके एरिया में अकॉर्डिंगली आपको 5 किलोमीटर एरिया के अंदर काम मिलेगा। तो इससे रूरल हाउस होल्ड के अंदर कहीं ना कहीं जो डिमांड की कमी देखने को मिल रही थी पहले हमें, तो वो हमने वापस से कहीं ना कहीं री इंश्योर करी, बिकॉज इससे जो फैमिलीज की इनकम है उसमें सपोर्ट मिला। तो यस, डेफिनेटली 100 डेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं अनस्किल्ड लेबर के केस में, और रूरल हाउस होल्ड कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि भाई अभी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने प्रपोज किया कि 12% से आप इसके बजट को हाइक कर दो एमजी नरेगा स्कीम को, एंड यहां पे लगभग आपको कितना 5.23 लाख करोड़ रुपए आपको देना चाहिए नेक्स्ट 5 year में इसके लिए। तो यहां पर प्रपोजल ये कहा गया है कि भाई देखो, आफ्टर कोविड-19 जो रूरल इकोनॉमी है उसको वापस से रिवाइव करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए ये फंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। तो इसमें सेंटर की कवरेज वाले बात करें तो 100% फंडिंग वेजेस की गवर्नमेंट की तरफ से आती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट की भी, एंड सोशल ऑडिट के एक्सपेंसेस भी यहाँ पर गवर्नमेंट ही आपकी इंश्योर करती है। 75% मटेरियल कॉस्ट गवर्नमेंट देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, बट स्टेट गवर्नमेंट 25% मटेरियल कॉस्ट, और अगर इन केस पर्सन को काम नहीं मिल पाया तो उस केस में अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस आपकी स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। साथ के साथ पर्सन को यहाँ पर इनरोलमेंट करने की जरूरत पड़ती है, तो स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल आपकी वहां पर बनाई जाती है जो इनरोलमेंट वगैरह को चेक करती है। अब इसमें ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म जैसे सोशल ऑडिटिंग, ग्राम सभा इसमें ऑडिट कर सकती है। इसमें इन्वायरमेंटल फोकस है, जैसे वाटर कंजर्वेशन के ऊपर फोकस अच्छा खासा रहता है। इंक्लूसिविटी है, किसी भी सेक्शन से पर्सन बिलोंग करता हो, इफ ही इज विलिंग टू वर्क ऑन डेली वेजेस, तो उसको यहाँ पर काम मिलेगा। एंड यहाँ पर आप मान के चलो कि पीक और आपकी लोएस्ट पीक दोनों के हिसाब से यहाँ पर आप चीजों को देखिए। तो यहाँ पर 2021 में आपको कोविड के टाइम पे हाईएस्ट पीक देखने को मिली थी, बट उसके बाद लोएस्ट पीक आपको 2024-25 में देखने को मिली है, जहां पर पार्टिसिपेशन लोगों का इसमें कम हुआ है। तो यहाँ पर यह कहा जाता है कि भाई इस प्रपोज्ड अनाउंसमेंट में यह कहा गया था कि भाई 2025 से 30 के बीच में हम तकरीबन तकरीबन 55,000 करोड़ से इंक्रीज कर रहे हैं इसके बजट को, जहां पर हमने 2020 से 25 के बीच में लगभग 4.68 करोड़ खर्च किए थे, तो अब 5.79 करोड़ के आसपास या उससे ज्यादा हमारे को पैसों की यहां पर जरूरत पड़ेगी। कोविड-19 के इम्पैक्ट की बात करें तो यस, अभी भी आपको रिवर्स माइग्रेशन उस समय जो देखने को मिली थी उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों के अंदर मनरेगा स्कीम के अंदर डिमांड आपकी काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पर वेस्ट बंगाल जो है उन्होंने सस्पेंड कर दिया स्कीम, तो उनका पार्टिसिपेशन काफ़ी हद तक कम हो गया, तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अगर मेजर फीचर्स की बात की जाए तो मनरेगा के अंदर क्या मेजर चैलेंजेस देखने को मिलता है, तो सीजनल नेचर है। एग्रीकल्चर का जब लीन फेज आता है तब आपको ये देखने को मिलता है, जैसे कभी ड्रॉट आ गया या कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली, तो उन केसेस में आपकी ये जॉब इंश्योरिटी दी जाती है।
टेक्नोलॉजी का बैरियर है, जो कि पेमेंट के लिए आप आधार कार्ड का यूज़ कर रहे हो, तो समटाइम जो फिंगरप्रिंट्स है उसको आप एक्सेस नहीं कर पाते हो, तो कहीं ना कहीं पेमेंट की प्रॉब्लम रहती है। डिजिटल अटेंडेंस रहती है, डिजिटल लिटरेसी नहीं है अपने यहाँ पर इतनी। फिर यहाँ पर अंडर यूटिलाइज फंड भी देखने को मिलता है। कुछ स्टेट्स जो हैं उन्होंने सस्पेंड कर दिया है, और कुछ स्टेट्स में प्रॉपरली स्कीम को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। काफ़ी सारे स्टेट्स में वेजेस जो है टाइम पे नहीं पे की जा रही है, इस वजह से भी लोगों का जो ट्रस्ट है वो काफ़ी रिड्यूस हो चुका है, बिकॉज पेमेंट में डिले है, और जिसकी वजह से ट्रस्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। करप्शन भी देखने को मिलते हैं, फेक जॉब कार्ड्स, गोस्ट वर्कर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, और ये शॉर्ट टर्म नेचर का है। कहीं ना कहीं इंडिया को लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव्स के ऊपर भी फोकस करना चाहिए, जहां पर कैसे हम लाइक स्किल्ड लेबर्स और बाकी चीज़ों के ऊपर हम फोकस कर सके। आइए अब बात करते हैं अब्बास अंसारी की, जो यूपी से बिलोंग करते हैं, और इनको अभी हाल फिलहाल में इनकी मेंबरशिप को रद्द कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप ये मान के चलो कि जो एमएलए हैं मऊ सरदार, तो ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर अब्बास अंसारी लूज यूपी एमपी हाउस मेंबरशिप, ठीक है, अब्बास अंसारी, ओके, ठीक है। अब मऊ सरदार अगर हम बात करें, इनको अभी क्या कर दिया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली से। अब इनको 2 साल से ज्यादा की सजा हुई थी, क्योंकि इन्होंने हेट स्पीच दी थी, जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंडर एक गैर कानूनी एक्टिविटी है। तो डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि पर्सन अपनी मेंबरशिप, चाहे पार्लियामेंट की हो चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव की, वो खो देता है इन केस अगर उसने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल या कुछ स्टैट्यूटरी बैकग्राउंड्स के अकॉर्डिंगली काम नहीं किया हो। जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन में बात की जाती है कि एक पर्सन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। जैसे 10th शेड्यूल के अंदर अगर एक पर्सन वॉलंटरी अपनी पार्टी की मेंबरशिप को छोड़ देता है तो उसको भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। या इन केस अगर कोई पर्सन जैसे इलेक्टेड है, लाइक नॉमिनेटेड मेंबर, 6 महीने के बाद आपका किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसको भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स हैं। ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर भी कुछ आपके प्रोविजंस गिवन है, जैसे इनमें से एक है हेट स्पीच से रिलेटेड, ब्राइबरी से रिलेटेड। तो अगर कोई उनको वायलेट करता है तो उस केस में पर्सन को क्या किया जा सकता है, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इससे हम इंश्योर करते हैं इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल कंडक्ट ऑफ ऑल द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। तो यहां पर जैसे मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस बताए, आर्टिकल 102 के अंडर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात की जाती है, वेयर एज अनसाउंड माइंड अगर कोर्ट डिक्लेयर करता है तो भी उस पर्सन को आप क्या कर सकते हो, डिस्क्वालीफाई कर सकते हो। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट मतलब बैंकक्रप्ट हो चुका है पर्सन, तो उस केस में भी। फॉरेन सिटीजन, जैसे इंडिया की सिटीजनशिप नहीं है या उसने कोई पार्लियामेंट्री लॉ को ब्रेक किया है तो उस केस में भी उसका डिस्क्वालिफिकेशन है। अब पार्लियामेंट्री लॉ में आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 आता है, जिसमें 2 साल या उससे ज्यादा की सजा के केस में पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और खासकर इसमें ऑफेंस जैसे लोगों के बीच में दुश्मनी भड़काना, करप्शन, टेररिज्म, ये सब आ जाते हैं। और यहां पर जो सेंटेंस का ड्यूरेशन है प्लस 6 साल, उसके बाद भी पर्सन इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। तो सेक्शन 11 आपके करप्ट प्रैक्टिसेस से डील करता है, वेयर एज गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स या गवर्नमेंट सर्विसेज पे होने पे सेक्शन 9 का वायलेशन होता है, जिससे पर्सन को क्या कहते हैं, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अगर पर्सन अपने इलेक्टोरल एक्सपेंसेस का ब्यौरा नहीं दे पाते हैं तो उसको भी सेक्शन 10 के अंदर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो वैसे एमपीज को आर्टिकल 102, जो एमएलएज है आर्टिकल 191, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है सेक्शन 8 वो भी डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है। आर्टिकल 102 एंड 192 ये भी आपका कहीं ना कहीं डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है, बट यहाँ पर प्रेसिडेंट और या गवर्नर ये इलेक्शन कमीशन के साथ डिस्कस करके डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर डिसाइड करते हैं। तो ये चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। आइए अब बात करते हैं आज के अगले आर्टिकल पे, जहां पर इंडिया और चाइल्ड के बीच में अभी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के फर्स्ट राउंड की बैठक कंक्लूड हुई है। तो यहां पर एक आपको समझना होगा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप क्या होती है। अभी चाइल्ड और हमारे बीच में जो रिलेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होने के चांसेस है, बिकॉज अगर ये इकोनॉमिक पार्टनरशिप आती है तो हम अपने आप को ग्लोबल सप्लाई चेन से इंटीग्रेट कर पाएंगे, और इससे चाइल्ड को भी फायदा होगा और हमारे को भी होगा, और आपस में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हम बेटर कर पाएंगे। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप क्या होता है, एक तरह का ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जहां पर सर्विस, इन्वेस्टमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कंपटीशन एंड कॉपरेशन को हम प्रमोट करते हैं इन सिलेक्टिव एरिया।
मतलब हर केस में नहीं, बट हाँ सिलेक्टिव एरियाज में। इसमें टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को हम क्या करते हैं, रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें बेनिफिट क्या होता है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगी तो ट्रेड मार्केट एक्सेस आपका इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट दोनों देशों में देखने को मिलेगी, जॉब क्रिएशन, जीडीपी को बूस्ट मिलेगा। मिनरल कॉर्पोरेशन, जैसे आपको पता होगा चाइल्ड इज नोन फॉर लिथियम, तो कहीं ना कहीं हमारा मिनरल कॉर्पोरेशन इनके साथ इंक्रीज हो सकता है। एमएसएमई सेक्टर को सपोर्ट मिलेगा, एंड इवन आप ये मान के चलो कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए भी यहाँ पर आप ऑपरेट करते हैं, वर्क करते हैं। तो यहाँ पर ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज में भी डील हो सकती है। पर्सन जैसे इंडियन पर्सनल चाइल्ड जाना चाहता है, चाइल्ड के पर्सन इंडिया आना चाहते हैं, तो वो भी इसके अंदर लाइक डिस्कशन हो सकती है। देन यहाँ पर अगर आप इंश्योर करते हैं जैसे क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स, दैट इज ऑल्सो देयर, इन्वेस्टमेंट की प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन की बात होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने की बात होती है, एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात होती है। अब इंडिया ने अभी तक किन किन कंट्रीज के साथ जैसे एग्रीमेंट साइन किए हैं, आपको वो पता होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, इसमें कुछ सिलेक्टिव गुड्स के ऊपर ही आप क्या करते हो, टैरिफ को रिड्यूस करते हो। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जीरो या मिनिमल टैरिफ आप इंपोज करते हो गुड्स एंड सर्विसेज पे, जैसे इंडिया और आसियान, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट, ये आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट प्लस इकोनॉमिक कॉपरेशन और इन्वेस्टमेंट को फ्लो करने को हेल्प करता है, जैसे इंडिया और मलेशिया के बीच में है। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यहां पर आप इन सभी के साथ आप कम्युनिटी टू कम्युनिटी टाई अप इंप्रूव करते हो, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट और कहीं ना कहीं लाइक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, इन सब में कमिटमेंट आपकी और ज्यादा डीपर होती है। तो इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में ये आपको देखने को मिलता है। कस्टम यूनियन, जहां पर आप कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ लगाते हो, मतलब बाहर से आने वाले सामान पे कॉमन एक टैरिफ लगाते हो, जैसे इस ऑर्गेनाइजेशन को आप याद रख सकते हो। कॉमन मार्केट, जहां पर आप कस्टम यूनियन हो, फ्री मूवमेंट लेबर और कैपिटल के अलाउ करते हो, जैसे यूरोपियन यूनियन। एंड इकोनॉमिक यूनियन, अगेन यूरोपियन यूनियन इसका एग्जांपल है। कॉमन मार्केट के साथ साथ आप फिस्कल पॉलिसीज भी एक दूसरे के साथ अलाइन कर देते हो। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन दिस आर्टिकल। आई होप आपको आर्टिकल समझ में आया हो। देखो, ये अलग अलग टाइप के जो भी इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स होती हैं, कई बार यूपीएससी इनके बीच में आपको डिफरेंशिएट करने को कह सकता है, तो मेक श्योर आप इस टेबल को अच्छे से याद रखें। कई बारी इन सब में से कुछ टर्म्स आपके न्यूज़पेपर में लाइक आप फ्रिक्वेंटली देखोगे, तो आपको वहां पर भी चीजों को समझने में, एड्रेस करने में हेल्प मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। टेक केयर एवरीवन।